हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी के क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, पार्ट 1, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आरबीएसई बोर्ड का है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। सबसे पहला प्रश्न है, कांजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कांजी हौस में दूसरों के खेत में घुसकर फसल को हानि पहुंचाने वाले पशुओं को बंद करा दिया जाता था। बंद पशुओं का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। यदि पशु का मालिक उसको लेने आता था तो उस रिकॉर्ड के आधार पर पशु को जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था, परंतु जिन पशुओं के मालिक नहीं आते थे उनकी नीलामी की जाती थी। अतः कांजी हौस में पशुओं की सही जानकारी रखने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती होगी। दूसरा प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए हीरा मोती की व्यथा देखकर उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया, क्योंकि उसे लगा कि वह भी उसी की तरह अभागे हैं। तीसरा प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इसमें पहला पॉइंट है, सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक सीधे इंसान को गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के प्रति संघर्षरत रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मनुष्य को हमेशा स्वामी भक्त, सहयोग, परोपकार, मित्रता और नारियों के प्रति सहयोग की भावना रखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, आज़ादी पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के लिए रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके उसे संतोषी, सहनशील, सुख दुख में समान रहने वाला, क्रोध रहित एवं स्थिर व्यवहार वाला बताया है। इस आधार पर उसकी तुलना ऋषि मुनियों के स्वभाव से की है। इस प्रकार कथाकार ने गधे के सहिष्णु, सद्गुणी एवं संतोषी स्वभाव वाले अर्थ की ओर संकेत किया है। पांचवा प्रश्न, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? पहला पॉइंट है इस आंसर का, एक दूसरे को सूंघकर व चाटकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा, दोनों बैलगाड़ी या हल में जोते जाने पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं ढोने का प्रयास करते थे। तीसरा, मटर के खेत में दोनों मस्त होकर सींग मिलाकर एक दूसरे को ढेलने लगे। तब हीरा को क्रोधित देखकर मोती ने उसके साथ कठोर व्यवहार किया और दोस्ती को दुश्मनी में नहीं बदलने दिया। चौथा पॉइंट इसी का, दोनों मित्रों ने सहयोगी रणनीति से सांड का मुकाबला कर उसे परास्त किया। छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हीरा के उक्त कथन के माध्यम से प्रेमचंद का स्त्री जाति के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त हुआ है। भारतीय संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कथन से नारी को सम्मानित एवं पूज्य माना गया है। हमारे समाज में कुछ लोग स्त्री को केवल भोग्य तथा साधारण जीव मानते हैं, उसका शोषण उत्पीड़न करते हैं, मारते पीटते भी हैं, परंतु प्रेमचंद का ऐसा दृष्टिकोण नहीं रहा है। उन्होंने स्त्री को समता एवं सम्मान का पात्र बताया है। सातवां प्रश्न, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कहानी में किसान जीवन वाले समाज में मनुष्य और पशु का घनिष्ठ संबंध बताया गया है। वे एक दूसरे के सहायक और पूरक रहे हैं। किसान पशुओं को घर का सदस्य मानकर उनसे प्रेम करता है और पशु भी अपनी स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। जूरी हीरा मोती को घर के सदस्यों की तरह स्नेह करता था, इसलिए हीरा मोती 2 बार उसके ससुराल से भागकर अपने थान पर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर वह ही नहीं, उसकी पत्नी भी आनंद से भर उठी थी। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। आठवां प्रश्न,
इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, इस कथन से ज्ञात होता है कि मोती स्वभाव से उग्र किंतु दयालु बैल है। वह अत्याचार का विरोधी, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखने वाला और आज़ादी का समर्थक है। इसलिए वह कांजी हाउस की दीवार तोड़कर बंद पड़े पशुओं को आज़ाद कर देता है। उसे इस बात पर संतोष होता है कि आप चाहे कुछ भी हो, इतना तो हो गया कि मेरे प्रयास से 9-10 प्राणियों की जान बच गई। 9वां प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, इसमें अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका उत्तर है, सामान्य पशु होते हुए भी हीरा और मोती एक दूसरे के मनोभावों को समझ लेते थे तथा मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। इससे कथाकार का मानना है कि उन दोनों बैलों के पास अवश्य ही कोई गुप्त शक्ति थी जिसके माध्यम से मूक भाषा में वे एक दूसरे की मन की भावनाओं को समझ लेते थे। दूसरा, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका उत्तर है, गया के घर में हीरा मोती के साथ अत्याचार होता था। गया उन्हें मारता था और खाने के लिए सूखा भूसा देता था। दोनों बैल इसे अपना अपमान समझते थे। संध्या के समय उसी घर की एक छोटी सी बच्ची ने 2 रोटियां लाकर उन दोनों को खिलाई। एक एक रोटी से उनकी भूख क्या शांत होती, परंतु छोटी बच्ची के प्रेमपूर्ण व्यवहार को देखकर उन दोनों में एक शक्ति का संचार हो गया, मानो उन्हें अच्छा भोजन मिल गया और उनके हृदय में यह भाव जागा कि यहाँ पर भी किसी सज्जन का वास है। 10वां प्रश्न, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन घ होगा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अब है रचना और अभिव्यक्ति। इसके अंतर्गत 11वां प्रश्न है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में हीरा मोती को स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के प्रतीक के रूप में रखा गया है। हीरा और मोती को इन दोनों ने गया के घर जाने पर मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम दर्शाने और अत्याचार शोषण का विरोध करने में अपनी क्षमता का परिचय दिया। इस संघर्ष में उन्हें वहां प्रताड़ना मिली, मार भी खानी पड़ी, भूखा भी रखा गया, फिर भी वे अपने ढंग से उसका विरोध करते रहे। इस तरह गुलामी के बदले आज़ादी की लालसा में उन्होंने संघर्षरत रहने की अपनी बलवती भावना का परिचय दिया। 12वां प्रश्न, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? उत्तर है इसका, अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति की कहानी है और इसमें हीरा मोती क्रांतिकारियों के प्रतीक हैं। जिस समय यह कहानी लिखी गई उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। अपनी बात को खुलकर न कर सकने के कारण प्रेमचंद 2 बैलों के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत किया। अब है भाषा अध्ययन में 13वां प्रश्न, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से ऐसे 5 वाक्य जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो, 5 वाक्य लिखने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला वाक्य है, जोर तो मारता ही जाऊंगा, न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती, एक ने भी उसमें मुंह न डाला, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा। इसमें भी, ही, इन पे अंडरलाइन कीजिएगा। सांड को भी, बी के नीचे अंडरलाइन। संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। 14वां प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भेद भी लिखिए। पहला है, दीवार का गिरना था कि अब मरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो यह जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य है। दीवार का गिरना था, यह है प्रधान या मुख्य उपवाक्य, और दूसरा है अब मरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, ये वाक्य है आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य। दूसरा है, सहसा एक डडियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, यह जो है मिश्र वाक्य है। और इसमें पहला है, सहसा एक डडियल आदमी आया, यह प्रधान उपवाक्य है। जिसकी आंखें लाल थी, यह है आश्रित विशेषण उपवाक्य। तीसरा, और मुद्रा अत्यंत कठोर, ये जो वाक्य है ये आश्रित विशेषण उपवाक्य है। ये भी हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, तो ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य है।
हीरा ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। गया के घर से नाहक भागे, ये आश्रित संज्ञा उपवाक्य है। ग है, मैं भेजूंगा तो बिकेंगे, ये अभी मिश्र वाक्य है, तो बिकेंगे प्रधान उपवाक्य हो गया इसमें, और मैं भेजूंगा इसमें आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है। अगला है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, यह मिश्र वाक्य हो गया। बेमारे न छोड़ता प्रधान उपवाक्य, अगर वह मुझे पकड़ता ये हो गया आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य। 15वां प्रश्न, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका पहला हो जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, शत्रु तभी शांत होगा जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दूसरा है, मालकिन ने तुरंत पास आकर दोनों के माथे चूम लिए। तीसरा है, कांजी हौस में बंद होने पर दोनों की अकड़ निकल गई। चौथा है, कांजी हौस की दीवार गिरने पर सभी जानवरों में खलबली मच गई। पांचवा है, यहीं रहे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये हो गए 5 मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। तो ये थे इस चैप्टर के सारे पूरे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे, ये पूरे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।